नीचे बैठ बैठ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम के सेक्टर 32 में बन रहे संसाधन भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए हैं। उद्घाटन जो यह है पूरा कर दिया गया है और अब सीधे जो जानकारी है संसाधन भवन की वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अब सीधे तौर पर देंगे। मैं आपको बता दूं कि पीछे जो है अब दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके हैं और संसाधन भवन की जो लागत है तकरीबन 45 करोड़ की आई है और क्या कुछ और कितना खर्च इसमें अभी बाकी है या फिर किस तरीके से कौन कौन अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे, किस तरीके से ये काम करेगा, वो सभी जो जानकारी अब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री सीधे तौर पर खुद अब लाइव देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, इस खबर को ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी पूरे तौर पर आप तक पहुँच सके। ले 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 पकड़, कैसे लगेगी लगा ले। बैठ जाओ भाई, पैर हटाओ भाई, कैमरामैन को आगे बैठ जाने दो ना, वो पीछे खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है तेरा भाइयों? वीडियो तू कुछ ना जा रहा है, इसको बैठ भाई, एक तो ठीक करें, तुम ही आगे बैठ जाओ। मोहित भाई पीछे खड़े हो जाए, कर रहा हूं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मिला ले एक मिनट, मुझे निकलना लगा। हिमांशु शुरू कर यार, तू लाइव चला, मुझे दे दे, बैठ जा। थोड़ी उधर रख दी, मेरी वाली दोनों रख दे, ये मेरी वाली भी आगे। रिकॉर्ड कर रहा है हिमांशु। हिमांशु 2 मिनट 50 सेकंड पर कट मारी हो, 2 मिनट 50 सेकंड पर कट मारता जी लगातार भाई। हटा दो कैसा माइक को हटा दे, दिक्कत कर रहा है, हटा दे हटा दे। पंजाब कैसी से दवा जाएगी, एमएस में बांध जाएगी। मानसू पंजाब कैसी सही कराएगी, देख ले बाबा, ऐसे दिखाया कर कलम चलाते हुए, ये चीज़ भाई बैठ कमर लगा ले आराम से भाई। चुप रहना चाहिए, यहाँ से आवाज़ ना हो, बिना उसके कोई करेंगे ना। ठीक। हिमांशु 2 मिनट 50 सेकंड में कट मारना, ध्यान रखिए। ठीक, कल वेरीफाई इलाहाबाद बस, दीपेंद्र है तुम टोल करें सर। एक भाई एक बार फोटो खींच के थोड़ा सा साइड जी सर। जिस तरह से गाँव हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन का टोटल रेवेन्यू आधा हिस्सा कलेक्ट करता है, गाँव के तमाम 650 के लगभग ऑफिसर या अदर एम्प्लॉइज एक बिल्डिंग में स्थापित हुए। इसका लाभ केवल मात्र ऑफिसर्स की वर्किंग को ही नहीं, इसका लाभ आम नागरिकों को।
और इस नए संसाधन भवन के अंदर तमाम ऑफिशियल्स जॉइंटली एक्साइजिंग सेक्शन की एक्टिविटी, या तो जेटीसी लेवल के ऑफिसर्स, 8 ईटीसी लेवल के ऑफिसर्स, हमारे चारों टैक्सेशन दोनों एक्साइज के डिस्ट्रिक्ट्स को मॉनिटर करने का काम, लगभग 57 करोड़ रुपए की एस्टिमेशन स्ट्रक्चर को बनाने की बधाई देता हूँ। हमारे कम्युनिटी के ऑफिशियल्स इनने 57 करोड़ की बजाय महंगाई बढ़ रही है, इसको एनर्जी इफेक्टिव वे में भी बनाने का काम किया और साथ में 45 करोड़ के अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाकर आज जनता को समर्पित करने का काम किया है। और हमें तो पूरी उम्मीद है कि 650 ऑफिशियल्स जो हमारे हैं वो मिलकर जो अलग अलग कार्य विभाग करता है उनकी गतिविधियों को निरंतर मॉनिटर करते रहेंगे। गुड़गांव के सेंटर में ऑफिस होने का फायदा ये रहेगा, गुड़गांव के किसी भी कोने से किसी व्यक्ति को आना है तो सेंट्रलाइज स्पॉट के अंदर इस संसाधन भवन से अपने घर से संबंधित कोई भी समस्या है उसका निवारण कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इफेक्टिवली जहाँ हमने पिछले वर्षों में हमारा प्रदेश का रेवेन्यू इंक्रीज करने का काम किया है, आज भी हम बात करें तो पिछले वर्ष में आज के दिन 2000 करोड़ के लगभग करेक्शन गुड़गांव की थी, इस साल 3000 करोड़ के लगभग हम अब तक करेक्ट कर पाए हैं इस वर्ष के। ये दिखाता है कि ऑफिसर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक बैकबोन किसी भी सरकार की है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ टैक्स कलेक्शन है, उसके अंदर हमारे एक एक ऑफिसर सक्सेसफुली काम कर पाए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब हम वित्त वर्ष की बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से तमाम ऑफिसर काम कर हरियाणा को और प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। सर, किसान आंदोलन में जहां चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन किस तरह से देखते हैं, किस एंगल पे जा रहा है ये आंदोलन? बड़ा बार्बरिक एक्ट था, जितनी निंदा करी जाए उतनी कम, और पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई की। मगर मैं चाहूँगा जो 40 नेता वहाँ पर बैठे थे, उनके नेतृत्व में पूरी मूवमेंट उस बॉर्डर पर चल रही, वो भी इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटे। अगर किसी संगठन के अंदर कोई गलती होती है तो संगठन का मुख्य दोषी होता है, अगर किसी विभाग में कोई गलती होती है तो विभाग का मुखिया दोषी होता है, और अगर किसी मूवमेंट में कोई गलती होती है तो मूवमेंट का लीडर दोषी पाया जाता है। आज ऐसा बार्बरिक एक्ट अगर ओपनली किया जाता है और उसकी वीडियो बनाई जाती है, पब्लिसाइज किया जाता है, मैं तो मानता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी उन 40 नेताओं को लेनी चाहिए जिनके आदेश अनुसार लोग इतनी संख्या में इस बॉर्डर पर आकर बैठे, उनके बीच में इस तरह की घटना। सर, क्या इन नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा, जैसा आपने कहा? पुलिस कार्रवाई करती है, फॉरेंसिक ने टीम ने अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करने का काम किया, और उसके अंदर एक व्यक्ति ने माना है कि उसने इल्जाम दिया। अगर और कौन कौन इन्वॉल्व रहे तो आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी तौर पर। सर, इलाहाबाद उपचुनाव चल रहा है, हालांकि 30 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन इस बार भी जजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, इससे पहले भी उपचुनाव में नहीं उतारा, क्या वजह मानते हैं? गठबंधन ने उम्मीदवार उतारा है, और जब दो पार्टियां मिलकर सरकार के अंदर चलती है तो 2 कैंडिडेट नहीं होते, और ये निर्णय मिलकर लिया गया। ये विश्वास आपको दिलाना मजबूती से हमारा
लगता नहीं कि इस बार आपको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि पहले उपचुनाव में बीजेपी को मौका मिल गया था। किसको मिलता है, कौन जीतता है, तो समय की बात है। सर एनएलओ आरोप लगा रही है कि एलनाबाद उपचुनाव में जो भाजपा और जसपा सरकार है वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है और वोटरों को डराने का काम कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? अगर उनके लोग किसान आंदोलन की आड़ में हमारे उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं, उसका आरोप किस पे लगना है? और ये तो दिन प्रतिदिन सामने आ रहा है कि उनके लोग निरंतर माहौल खराब भी करते आ रहे हैं। ये दर्शाते हैं कि वहाँ पर परिस्थितियाँ किसान आंदोलन के स्वरूप दिन प्रतिदिन जो जन भावनाओं साथ मिल रहा है, इस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि मजबूती से लगा। सर पैरासूट से उम्मीदवार उतारा गया, अपने पास भाजपा के पास क्या कोई कैंडिडेट नहीं था? समय की बात होती है। भाजपा का उम्मीदवार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां रही है जो पॉलिटिकली कदम उठाने मुझे लगता है गठबंधन के मजबूत उम्मीदवार ना उतारा है। शुरू में अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि किसी भी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में जो भी उतरेगा एलनाबाद में, उसे एलनाबाद की जनता बड़ा अच्छा स्वागत करेगी, उनको घुसने नहीं देगी। क्या मानते हैं सर, क्योंकि 3 कृषि कानून का विरोध? आप उनको सीरियसली लेते हैं? तो ये कह रहे थे वो प्रचार में नहीं जाएंगे, फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। आज क्या हालात है? मैं तो निरंतर कहता आया हूँ, जो आदमी राजनीति को सीरियसली नहीं लेता फिर राजनीति में कामयाब नहीं। और आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा, उसका भी जवाब है। सर हरियाणा में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और रात भर किसान हमने परसों पूरे प्रदेश का रिव्यू लिया, खाद पर्याप्त मात्रा में। लोग क्योंकि आने वाले दिनों में जो रैक्स की डिलीवरी होनी है, चाहे वो डीएपी की हो, यूरिया की, उसके ऊपर अपनी फसल बिजाई का इंतजार ना करते हुए पहले ही स्टॉक करने लगे। तो हमने अब सेग्रीगेट किया है, जहाँ सरसों की बुआई होनी है पहले खाद उन जिलों में उपलब्ध होगी, और जहाँ मीट की बुआई होनी है 15 दिन बाद उन जिलों के अंदर खाद को डाइवर्ट करेंगे। इसका एक प्लान भी बना लिया गया है, सारे डिप्टी कमिश्नर को भी बता दिया गया है। और ऑल्टरनेटिव जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, एसएसपी हो, एनएपी हो, उनको भी किसान उपयोग करें, इसके बारे में किसान एग्रीकल्चर विभाग जागरूक करें। सर 6 राज्यों में भी आपने चुनाव चिन्ह अप्लाई किया है, कौन कौन से वो राज्य हैं और क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी कर रही है? हर नए संगठन की इच्छा, हमने भी प्रयास किया है 7 लगते हुए प्रदेशों में आने वाले 1 साल में इलेक्शन उसके अंदर पार्टी बनेगी। क्या गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा राज्यों में? सर किसानों का यह भी आरोप है कि उन्हें बाजरे का भी उचित मूल्य और नहीं मिल पा रहा है। आज के दिन 600 रुपये प्रति क्विंटल, लगभग अगर एवरेज 8 क्विंटल की अगर है तो 4800 रुपये फार्मर के खाते में डेबिट करने का हम काम डीबीटी के माध्यम से कर रहे हैं। और आपने सवाल पूछा है, मैं महेंद्रगढ़ गया था, जब तक 1 रुपया भी हम ट्रांसफर नहीं कर पाए। उसी दिन आदेश जारी कर 5000 किसानों, लगभग 3.25 लाख फार्मर्स टोटल रजिस्टर्ड है हमारे बोर्ड में, 5000 किसानों को हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया। और डेली इस टारगेट के साथ कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर प्रत्येक रजिस्टर्ड फार्मर के खाते में उसकी यील्ड एवरेज का मल्टीप्लाइड बाय 600 रुपये हम ट्रांसफर करते। इसके साथ दिन रात काम कर लगभग 3000 करोड़ रुपया तो अब जीरी का डीबीटी करियो। और पहला ऐसा प्रदेश है जो 72 घंटे अगर आपका पैसा डिले होता है तो उसके बाद आपको 9% इंटरेस्ट मूल्य। सर मंत्रिमंडल में भी विस्तार होना था, चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब उपचुनाव चल रहा है, भाजपा की जीत होती है तो क्या? हमारा काम है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है ये एक सवाल पार्टियां मिलकर विस्तार। ठीक है सर, कल झाड़सा में पीएम सीएम और आपका पुतला फूका गया दशहरे के मौके पर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? प्रजातंत्र में सबको विरोध का अधिकार है, विरोध की एक सीमा लांघना वो फिर व्यक्ति विशेष की सोच को दर्शाता है।
लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून को जारसा वापस, में कितने एकड़ में खेती होती है इतना जारसा गांव में 1 इंच खेती नहीं होती। लेकिन सर किसान सारे तो किसानों ने अपने वहां पर गेस्ट हाउसेज बना दिए हैं जी या दुकानें बना दी है या केमिस्ट की दुकान बना दी है। वहां कौन विरोध कर रहा है उसका अब राजनीतिक विचारधारा से जुड़ना वो पता कर। लेकिन इतना सर- मुझे पता है कि झाड़सा की सबसे बड़ी जमीन जो बची हुई है और ग्रीन बेल्ट में वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है जिसमें भी एक दाना अनाज का नहीं है। जिस गांव में अनाज नहीं होता वहाँ किसान कौन है ये आप मुझे बताएंगे तो मेरा भी ज्ञान है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। दिखाइए लाइव। भाई दिखाने दो। चलाने सर एक सर पीछे थोड़ा पीछे हो आराम एक मिनट। एक बार प्रधान जी आप लोग सारे बैठ जाओ मैं एक राउंड कराऊं क्योंकि जहाँ जाऊंगा परिचय साथ जाते ठीक है साथ दियो राजा साथ लाइट चल रही है आज तक पीछे देख कर चलता रहो भाई। कवर भी कर रखा है तो बिजली का ही है। दादा जी ये कैसे आपने खुला छोड़ दिया बिजली वाला? सीमेंट भी लगा देंगे। हाँ जी सर। मॉडल बना के कैसे सर ऑफिसर के लिए सर डोर्स की स्पेसिफिकेशन बिल्डिंग कमेटी की ये लगाना इकोनॉमिक कमेटी बनी तो एडवाइस कर रहे हैं सर। पता नहीं आपको तो इतने अच्छे इसके आ जाते हैं। विंडोज चेंज करना है पर डोर का ये बिल्डिंग कमेटी नहीं पीडब्ल्यूडी देता है या उसका इस बारे में प्रपोजल कर लिया इसको चेंज कर देंगे मेरा बिल्डिंग बना हुआ है। इसका आपको एक डॉक्यूमेंट जो आना है आइए जी
दोनों तरफ से रेस्टरूम का आगे इसलिए आपको डीटीसी दो में सर कॉरिडोर के लेफ्ट में ऑफिसर रूम एंड राइट में स्टाफ बहुत अच्छा है स्टेट का मतलब यहाँ पे मीटिंग लिया जा सकता हम इसके नीचे बाहर इसके ऊपर पूरा रूम है 75 लोग बैठते हैं और उससे ऊपर एक Finish.